हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोग जो है कक्षा 9 का गणित का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि पढ़ाई किस तरह से की जाती है। पढ़ाई करने के लिए पहले कठिन चीजों को आसानी से समझना चाहिए, उसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करना चाहिए और आसान चीजों पर स्पीड बढ़ा देंगे तो उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। जैसे आप रास्ते में चलते हैं तो छोटे मोटे भी गड्ढे पड़ते हैं और बड़े गड्ढे भी पड़ते हैं और एकदम बराबर रास्ता भी आपको मिलता है। तो हर प्रकार की समस्याएं और आसानियां मिलती है आपको। उसी तरह से पढ़ाई में भी कुछ क्वेश्चन और फार्मूले जो है सरल होते हैं और कुछ थोड़ा बहुत कठिन होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। इसलिए हमें कठिन चीजों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तो हम आपको जो है जो कठिन चीजें होंगी उसको आराम से और आसानी से कई एग्जाम्पलों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपके प्रश्न में जो है किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जैसे आप देखते हैं रेलगाड़ी चलती है तो वह पहले धीरे धीरे चलती है और उसके बाद स्पीड पकड़ती है। तो उसी तरह से हम भी अपने दौड़ को पहले धीरे 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 करके फिर जो है स्पीड से दौड़ने लगते हैं। तो यह प्रक्रिया करने से क्या होता है कि हमारा ज्ञान जो है स्पष्ट रूप से हमारे मस्तिष्क में समा जाता है। तो कठिन चीजों पर विशेष ध्यान और आसानी से समझना है, उसमें जल्दबाजी नहीं करना है और आसान चीजों में थोड़ा बहुत आप जो है स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जानता हूँ कि बच्चे यही सोचते हैं कि हमारा नंबर किस तरह से ज्यादा आवे, तो इसलिए हम यहाँ नंबर को पहले लेकर आए हैं। पढ़ाने से पहले नंबर की जानकारी देंगे, जिसमें कक्षा 9 की गणित है। एनसीईआरटी 2025 का विषय सूची है। आपका नया सिलेबस चालू हो रहा है, जिसमें पहला अध्याय संख्या पद्धति है, यह 7 अंक का होता है। दूसरा अध्याय बहुपद है जो कि 10 अंक का होता है। तीसरा अध्याय निर्देशांक ज्यामिति है, 5 अंक का है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण 10 अंक का है। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय 4 अंक का है। रेखाएं और कोण 4 अंक का है। त्रिभुज 4 अंक का है। चतुर्भुज 4 अंक का है। वृत्त 4 अंक का है। हीरोन का सूत्र 2 अंक का है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 8 अंक का है। 12वां अध्याय सांख्यिकी 8 अंक का है। तो इस तरह से आप यूं समझ लीजिए कि हमने जो है इस नंबर के आधार पर मार्किंग बना दिया है कि कितने कितने मार्क तक के क्वेश्चन विशेष रूप से किन चैप्टरों से आते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि पूर्ण रूप से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पहले अध्याय से 7 अंक के क्वेश्चन आते हैं। दूसरे अध्याय से दो दूसरे अध्याय और चौथे अध्याय से मिलाकर कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जो है अध्याय 3 से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्याय 5, 6, 7, 8, 9, इन पांचों अध्यायों से मिलाकर कुल जो है 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्याय 10 और 11 से कुल मिलाकर के 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्याय 12 से जो है 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आप यूं कहेंगे कि जैसे अध्याय 1 से 7 अंक का प्रश्न पूछा जाता है तो मतलब 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अरे 7 नंबर के क्वेश्चन में 1 मार्क का भी हो सकता है, 2 मार्क का भी हो सकता है, 4 मार्क का भी हो सकता है, 6 मार्क का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब नंबर की जो मार्किंग है
जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं, सबसे पहला जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जिसमें 4 उत्तर दिए होते हैं, एक उत्तर उसमें से सही होता है। तो सही उत्तर को आपको ढूंढना रहता है। उस तरह के जो प्रश्न आते हैं उसको बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, और वह जो है 1 नंबर का होता है। फिर दूसरा जो अगला प्रश्न आता है वह 2-2 मार्क का आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, मतलब छोटा लघु उत्तरीय छोटा वाला होता है, और लघु उत्तरीय में बड़ा वाला जो प्रश्न होता है वह 4 नंबर का होता है। फिर जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है 6 नंबर का होता है। तो इस तरह से यह कोई जरूरी नहीं है कि 6 नंबर वाला प्रश्न आपका पहले अध्याय से आ जाए या दूसरे से आ जाए या 12वें से आ जाए, कहीं से भी कोई प्रश्न आ सकता है। 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 6 नंबर वाला। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते, जैसे पहले अध्याय से मान लीजिए कि 6 नंबर वाला प्रश्न आ गया और उसके बाद 1 नंबर वाला प्रश्न आ गया, तो कुल मिला के 7 नंबर का प्रश्न आ गया। इसी तरह से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा पूरा 7 नंबर नहीं आया और 2 नंबर का ही प्रश्न पहले अध्याय से आया, तो आप बाद में कहेंगे कि सर जी आप बताए थे कि जो है पहले अध्याय से 7 नंबर का प्रश्न आता है और बोर्ड परीक्षा में तो पहले अध्याय से 2 ही नंबर का प्रश्न आया। तो ऐसी बात नहीं होती है। इन सभी अध्यायों से यह मान के चलिए कि 7 अंक का प्रश्न आता है, तो हो सकता है 6 अंक वाला और 1 अंक वाला आवे, या 4 अंक 2 अंक वाला आवे, 6वें अंक तक आवे। तो ऐसे इस तरह से प्रश्नों के आने की मतलब विशेषता होती है। और विशेष रूप से आप समझ लीजिए कि पहले संख्या पद्धति में 7 अंकों के प्राप्त होने की संभावना होती है, बहुपद 10 अंक प्राप्त होने की संभावना होती है। इसी तरह से सभी अध्यायों के सामने आपका लिखा हुआ है कि किस अध्याय से कितने मार्क अर्थात नंबर आने की संभावना होती है। यहाँ पर जो है कुल अध्यायों से प्राप्त होने वाला अंक 70 अंक होता है कुल मिला जुला करके, जो सभी अध्यायों से आपको प्राप्त होता है बोर्ड परीक्षा में। और उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य होता है, जिसमें आपको जो है स्कूल से प्रोजेक्ट कार्य के नंबर प्राप्त होते हैं। उसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, जिसके माध्यम से आपको स्कूल से 30 नंबर से कुछ कम ही अंक वहां प्रदान करते हैं। तो मतलब 30 अंक तक का प्रश्न जो है प्रोजेक्ट कार्य से आपको प्राप्त होता है। इस तरह से यह कुल मिला करके आपका 100 अंक का प्रश्न पत्र बनता है। 100 नंबर का जो है पूर्णांक आपको गणित में प्राप्त होता है। तो अब देखिएगा आगे पहले अध्याय को किस तरह से आपको बताया जाएगा। अध्याय 1 जो है संख्या पद्धति है। इसका पहला हेडिंग आपका, इसको तो आप जानते ही हैं, 7 अंक का है। इसमें से 7 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग है मूलभूत अंक। तो मूलभूत अंक के बारे में आप लोग देखेंगे। मूलभूत अंक किसको कहेंगे? इंग्लिश में यह जो है फंडामेंटल डिजिट के नाम से जाना जाता है। तो 0 से लेकर के 9 तक के अंकों को मूलभूत अंक कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अर्थात 0 से लेकर के 9 तक के अंकों को मूलभूत अंक कहते हैं। अब इसके बाद आगे देखिएगा, मूलभूत अंक कहने का मतलब यह है कि जो सबसे पहले गणना के लिए अंक बनाए गए हैं उनको जो है मूलभूत अंक कहते हैं। और वह जो है 0 से लेकर के 9 तक जो गिने जाते हैं
उनको जो है मूलभूत अंक कहते हैं। अब इसके बाद अगली हेडिंग देखेंगे, व्युत्पन्न संख्या। व्युत्पन्न संख्या, इसको इंग्लिश में जो है डेराइव्ड नंबर कहेंगे। व्युत्पन्न संख्या, इसको इंग्लिश में जो है डेराइव्ड नंबर कहते हैं। डिराइव्ड नंबर अर्थात व्युत्पन्न संख्या का मतलब यह है कि जो मूलभूत अंकों से संख्याएं बनाई जाती हैं उसी को जो है व्युत्पन्न संख्या कहा जाता है। अर्थात मूलभूत अंकों के द्वारा जो संख्याएं बनाई जाती हैं उन्हीं को हम जो है व्युत्पन्न संख्या कहते हैं, अर्थात डेराइव्ड नंबर। इंग्लिश में इसको डेराइव्ड नंबर बोलते हैं। तो मूलभूत अंकों से बनने वाली संख्या, यहां लिखेंगे मूलभूत मूलभूत अंकों से बनने वाली संख्या, इसको जो है व्युत्पन्न संख्या कहते हैं। जैसे आपका 12 है, तो 12 किससे किससे मिलकर बना है? 1 और 2, 1 और 2 मिलकर के जो है 12 बने हुए। फिर जो है इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 141 है, 141 है। फिर जो है मान लेते हैं और इसी तरह का 650 है। अर्थात यूं दूसरे तरह से आप कह सकते हैं कि अंकों को स्थानीय मान के रूप में अगर जोड़ा गया है तो उसी को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न संख्या। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 650 में, 650 में एक का स्थानीय मान कितना है? 600। एक का स्थानीय मान 600, 5 का स्थानीय मान 50, शून्य का स्थानीय मान 0। तो अब इन तीनों स्थानीय मानों को जोड़िए तो यह कुल 650 हो रहा है। तो यही जो है क्या हो गया? व्युत्पन्न संख्या 650, जो कि 6 और 5 और 0 के स्थानीय मानों का योग करने से प्राप्त होता है। अब इसके बाद अगली हेडिंग आप लोग देखेंगे। अगली हेडिंग होगी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहेंगे और इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर चूंकि एन से शुरू होता है इसीलिए प्राकृतिक संख्या का संकेत कैपिटल एन से लिखा जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्या के बारे में जानिएगा। गिनती की संख्याएं, या प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की संख्याएं।
गिनती की संख्याएं, और दूसरे रूप में आप यूं जान लीजिए, इसको जो है हिंदू अरबी संख्या के नाम से जानते हैं। हिंदू अरबी संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को गिनती की संख्याएं अथवा जो है हिंदू अरबी संख्या के नाम से जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं अर्थात जो संख्याएं मनुष्य के सभ्यता के समय उनके विचारों से उत्पन्न हुई, उसी को जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई गुणा भाग जोड़ घटाना आप करते हैं और करने के बाद उसको काटते हैं तो क्या करते हैं, पूरा घेर देते हैं, गोला बना देते हैं। तो गोला बना देने का मतलब क्या हुआ कि वह कुछ है, मतलब एक के बराबर नहीं है, एक से कम है, बहुत थोड़ा है, तो इसका मतलब कुछ है। तो उसी कुछ को जो है शून्य के रूप में माना गया। इस तरह से शून्य का आविष्कार शुरू हुआ और बाद में धीरे धीरे एक एक चीजों को जो है गिना जाने लगा, एक एक लाइन खींचा जाने लगा एक के लिए। तो फिर जो है सोचा गया कि एक एक कब तक खींचा जाएगा, तो दो का निर्माण हुआ, इसी तरह से तीन का निर्माण हुआ, इसी तरह से चार का निर्माण हुआ, पांच का निर्माण हुआ, ऐसे ऐसे नौ तक के अंकों का निर्माण हुआ। और उसके बाद जो है उन मूलभूत अंकों का आविष्कार हो गया और फिर इन मूलभूत अंकों की सहायता से जो है व्युत्पन्न अंक, व्युत्पन्न संख्या बनने लगी और जो है बड़ी बड़ी संख्याओं का निर्माण होने लगा। तो यहाँ पर आप जो है प्राकृतिक संख्या जो चमत्कारी है, अर्थात अपने आप मनुष्य के दिमाग में आई और वहीं से आविष्कार शुरू हो गया। तो यह संख्याएं कौन सी हैं? शून्य से लेकर के अनंत तक की संख्याएं। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या जो है एक से शुरू होती है, जिसमें क्या है, क्योंकि गिनती में हम विशेष रूप से एक से शुरू करते हैं, तो इसलिए प्राकृतिक संख्या आपकी एक से शुरू होती है। तो प्राकृतिक संख्या के लिए आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट करके अनंत तक। इसको इंग्लिश में इनफाइनाइट कहेंगे और हिंदी में अनंत कहेंगे। तो एक से शुरू करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट करके अनंत तक की संख्याएं जो है क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब इसके बाद आप देखेंगे प्राकृतिक संख्या के बाद अगली हेडिंग होगी सम संख्या, सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्या को जो है इवन नंबर कहते हैं। सम संख्याएं इसको कहेंगे इवन नंबर। इवन नंबर। तो सम संख्या किसे कहा जाएगा? सम संख्या वह संख्या होगी जो दो से पूरी पूरी विभाजित होगी, उसी को जो है हम क्या कहेंगे, सम संख्या। तो दो से सबसे पहले क्या विभाजित होगा, दो विभाजित होगा, और उसके बाद 4 2 से विभाजित होगा, 6 2 से विभाजित होगा। तो इसलिए सबसे पहली सम संख्या 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10
उसके बाद 12, इस तरह से आप डॉट डॉट करके अनंत तक की संख्याओं को लिख सकते हैं जो 2 से विभाजित होती है, तो वह जो है सम संख्याएं होंगी। अब इसके बाद जो है विषम संख्या के बारे में आप देखिएगा। विषम संख्या, विषम संख्याएं, विषम संख्या को ऑड नंबर कहेंगे। विषम संख्या को जो है ऑड नंबर कहेंगे। और ऑड नंबर क्या होगा इसके बारे में आप जानिए। जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसको जो है विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले 1 नहीं कटेगा 2 से, तो 1 हो गया। 1 से तो शुरू होगा, 1 नहीं 2 से कटेगा। फिर उसके बाद 3 2 से नहीं कटेगा। फिर इसके बाद 5 2 से नहीं कटेगा। फिर जो है 7 2 से नहीं कटेगा। फिर जो है 9 2 से नहीं कटेगा। 11 2 से नहीं कटेगा। इस तरह से 3 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट करके अनंत तक की संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है वह जो है विषम संख्याएं कहलाती है। और जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती है। तो अब अगली हेडिंग आप लोग देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसको इंग्लिश में जो है होल नंबर कहेंगे। पूर्ण संख्याएं अर्थात इसको इंग्लिश में जो है होल नंबर कहेंगे। तो यहाँ पूर्ण संख्याएं होल नंबर, तो पूर्ण संख्या जो है अर्थात जो पूरा पूरा अंक हो, तो पूर्ण संख्या को जो है शून्य से शुरू किया जाता है। तो पूर्ण संख्या के लिए सबसे पहले शून्य, इसके बाद 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके इस तरह से अनंत तक की संख्याओं को जो है पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य से शुरू करके अनंत तक की संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। अर्थात इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं पूर्ण संख्या को। अब इसके बाद आगे देखिएगा अगली हेडिंग, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक को इंग्लिश में जो है इंटीजर कहेंगे। और इसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर, इंटीजर अर्थात जो है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहेंगे और इसे कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। अब इसको कैपिटल जेड से क्यों डिनोट करते हैं? इसका कारण यह है कि जेड जो है जहलिन भाषा का शब्द है। जहल मतलब गिनना होता है, जिसके कारण यहाँ पूर्णांक को जो है कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है।
अब यहाँ पर पूर्णांक किसको कहेंगे? तो पूर्णांक में जो है शून्य से लेकर के शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात ये भी आते हैं, और -1, -2, -3, -4 ये सब भी संख्याएं आती हैं। तो इसका मतलब पूर्णांक पूर्णांक में जो है शून्य से शुरू करके दाहिने साइड में 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके अनंत तक की संख्याएं, और फिर इधर -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट करके माइनस अनंत तक की संख्याएं। तो जो है अर्थात पूरे पूरे अंक से शून्य से लेकर के अनंत तक दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं, शून्य से लेकर के बाएं तरफ सभी जो है ऋणात्मक संख्याएं, यह सब कुल मिला करके पूर्णांक कहलाता है। जिसमें आपके इधर से जो है ऋण पूर्णांक है और इधर जो है धन पूर्णांक है, बीच में जो है शून्य है। तो अब हम यहाँ पर जो है इन पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। अब आप देखिएगा किस तरह से इसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। तो इसमें समान दूरियों पर छोटे छोटे चिन्ह बनाएंगे। सबसे पहले बीच में शून्य होगा और उसके बाद शून्य, समान दूरी पर 1-1 इंच की दूरी पर आप निशान लगाइएगा और 1, 2, 3, 4 इंगित कीजिएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके अनंत तक। हो सकता है आपकी काफी छोटी हो तो आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये निशान बनाइएगा। जैसे भी सुविधा हो, 2-2 सेंटीमीटर या 1-1 सेंटीमीटर, जैसे आपकी सुविधा हो उस तरह से, जैसी आपकी कॉपी की साइज हो उस तरह से आप जो है इन बिंदुओं को निर्देशित करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा यही सेम दूरी जो है इधर भी बनाएंगे, समान दूरी पर निशान लगाएंगे और इधर की दूरियों के सामने जो है ऋणात्मक चिन्ह वाले पद होंगे। तो -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट करके इधर जो है माइनस इनफाइनाइट। तो बाएं साइड में ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक हो सकती हैं, शून्य से शुरू करके -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट करके माइनस इनफाइनाइट तक जो है संख्या रेखा पर जो है संख्याएं लिखी जाती है। और फिर शून्य से इस साइड में धनात्मक संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके अनंत तक धनात्मक संख्याएं लिखी जाती है। तो इस तरह से संख्या रेखा पर पूर्णांक का जो है निरूपण होता है इसी तरह से। तो आगे आप जो है धनात्मक पूर्णांक के बारे में देखेंगे। धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में जो है पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं।
अब धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो यहाँ 1 से शुरू करके अनंत तक की संख्याएं जो है पूर्ण अंक से जो लिखी गई है वह जो है धनात्मक पूर्णांक होता है। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके अनंत तक की संख्याएं जो है धनात्मक पूर्णांक होती है। इसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर। तो ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में जो है निगेटिव इंटीजर कहेंगे। और ऋणात्मक पूर्णांक -1 से शुरू होगा। -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट करके माइनस इनफाइनाइट तक की संख्याएं जो है ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से जानी जाती हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे अगले हेडिंग के बारे में।